हमारी कहानी फेनिस नाम के किंगडम से शुरू होती है जो मैजिशियंस के रूल के अंदर था। और इस किंगडम में थ्रोन के लिए लंबी वॉर चल रही थी। थ्रोन रूम में एक यंग प्रिंस एक खतरनाक ऑर्डर दिया। उसके लॉयल फॉलोअर्स इस डिसीजन से खुश थे और उसे फ्यूचर किंग मान रहे थे। उसने अपने राइवल के पूरे हाउस को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके एक गार्ड ने हेजिटेट किया। तभी अचानक एक ठंडी सी वार्निंग उस पर चल गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक मिस्टीरियस फिगर उसके गिरे हुए बॉडी के ऊपर अपीयर हो गया। व्हाइट हेयर्ड आदमी ने कामली यंग प्रिंस को एड्रेस किया। प्रिंस शॉक में जम गया, समझ गया कि उसका प्लान फेल हो गया है। प्रिंस का एक असैसिन आगे बढ़ा और अटैक करने के लिए तैयार हुआ। वो लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। अटैकर की स्कारलेट आइज उस मूव को ट्रैक कर लेती है। असैसिन उसका मजाक उड़ाता है, उसे मैजिक लेस समझकर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन उसका ब्लेड एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप से रुक जाता है। अगला मोमेंट आते ही वो ओवर पावर हो जाता है। प्रिंस का चैंपियन जमीन पर फेंक दिया जाता है और तुरंत डिफीट हो जाता है। यंग प्रिंस शॉक में डर से सब देखता रहता है। वो देखता है कि एक प्रीसियस नॉन मैजिक अटैक कितना डेडली हो सकता है। अटैकर उसे याद दिलाता है कि मैजिक भी ह्यूमन बॉडी की वीकनेस को नहीं हरा सकती। प्रिंस ये लेसन बहुत देर से समझता है। मेन कैरेक्टर बिल्कुल काम और डेंजरस तरीके से खड़ा रहता है। ओल्ड कोर्ट का मैजिशियन इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। वो अपने स्टाफ में लाइटिंग गैदर करता है और जॉ ब्रेकर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन उसके स्पेल से पहले ही एक हाथ उसका फेस पकड़कर तोड़ देता है। एक तेज ब्लो से उसका जॉ डिसलोकेट हो जाता है। अब वो बोल नहीं सकता और स्पेल कास्ट करने की एबिलिटी खो देता है। अटैकर कैजुअली नोट करता है कि अब मेज कुछ नहीं कर सकता। ओल्ड मैजिशियन साइलेंट गुस्से में उसे घूरता है। वो सोचता है कि बिना बोले ही वो अटैक कर सकता है। उसका स्टाफ मैजिक से उड़कर अटैक की तरफ आता है, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। वार्निंग इग्नोर हो चुकी होती है। प्रिंस हॉरर में गिर पड़ा होता है, समझ जाता है कि उसकी लास्ट होप भी खत्म हो गई है। अटैकर सोचता है कि वो इतना सरप्राइज क्यों है। डेस्परेट प्रिंस अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे हायर्ड किलर बोलता है। वो कहता है कि शायद उसे हांस ने भेजा है। अटैकर मान लेता है कि वो मर्डरर है, लेकिन किसी का हायर्ड नहीं। प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो हंसने लगता है। वो मजाक उड़ाता है कि रॉयल फैमिली के लोग कभी दोस्त नहीं होते। एक फ्लैशबैक में अटैकर को अपने लोग याद आते हैं, करुणा, जिन्हें इंसान से कम समझा जाता है। प्रिंस बार्गिन करने की कोशिश करता है। वो डबल या ट्रिपल पेमेंट ऑफर करता है, लेकिन उसकी बात एक डिसाइड मूव से कट हो जाती है। उसी मोमेंट प्रिंस गिर जाता है। अटैकर क्लियरली कह देता है कि वो बिकाऊ नहीं है। बाद में सेकेंड प्रिंस की डेथ को इलनेस बता दिया जाता है। उसका स्टेट फ्यूनरल रखा जाता है। पेरिस की लंबी और खूनी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। एक नया फिगर चुपचाप बैठा होता है। ब्लॉन्डे हेयर वाला एक यंग मैन कैंडल लाइट में पड़ रहा होता है। अटैकर शैडो से निकलकर सामने आता है। वो उसे हेंस बुलाता है। हेंस कहता है कि अब उसका भाई की डेथ के बाद वो नेक्स्ट किंग बनेगा। वो उसके फीलिंग्स को जानना चाहता है। फिर वो कहता है कि असली सपना अब शुरू होता है। वो प्रॉमिस करता है कि किंग बनने के बाद गरुड़ा के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगा। मेन कैरेक्टर हल्का सा स्माइल करता है और बिलीव करता है कि वो कर सकता है। दोनों चांदनी रात में हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। वो उससे अपनी कोरिएशन में आने को कहता है, लेकिन जवाब मिलता है कि गरुड़ा को अलाउड नहीं है। हाइंस प्रॉमिस करता है कि जब वो किंग बनेगा तब ये बदल देगा। वो मान जाता है, लेकिन उस ट्रबल को क्रिएट करने की एडवाइस देता है। हाइंस एग्री करता है और उसका शुक्रिया करता है। उसे वैन बुलाता है। वो कहता है कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए। वैन जेंटल स्माइल के साथ एग्री करता है। वो उससे कहता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वैन एक सिक्योर्ड हाउस में लौट जाता है जो रॉयल कार्ड से दूर है। सबसे पहले वो अपनी थकान और सफर से फ्री होता है। उसका रेस्ट का आइडिया थोड़ा अलग होता है। लालटेन लगाकर वो फेमिलियर कोरिएंडर से गुजरता है। वो अपनी प्राइवेट स्टडी में एंटर करता है। वहाँ मैजिकल थ्योरी की बुक्स बिल्डअप होती हैं। वुडन मैकेनिज्म उसकी ट्रेनिंग के लिए रखे होते हैं। वो एक एनाटॉमिकल डायग्राम को देखता है। बैटल खत्म हो चुकी होती है। उसे अपनी पुरानी बात याद आती है, हाइंस के साथ।
उन्होंने पावरफुल मैजिशियंस और वॉरियर्स के बारे में बात की थी, लेकिन वैन अब भी कॉन्फिडेंट था। उसने डिक्लेयर किया था कि वो मैजिक स्टडी करेगा। ये सुनकर सब शॉक हो गए थे, क्योंकि उसमें मैजिक नहीं था। फिर भी उसने प्रॉमिस किया कि वो मैजिक को सबसे ज्यादा समझेगा और एक ऐसी मार्शल आर्ट्स बनाएगा जो मैजिक को काउंटर करे। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर सभी लोग हैरान थे। प्रेजेंट में वो एक पुरानी बुक पढ़ रहा होता है। उस सफर में उसे यहाँ तक पहुँचाया था। अगले दिन वैन एक बिजी सिटी से गुजरता है। मर्चेंट लोग अपनी चीजें लाउडली बेच रहे होते हैं। उसकी नज़र एक रेयर फ्रूट पर पड़ती है। वो सोचता है कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा, लेकिन उसे एक लड़की याद आती है जो इसे पसंद करती थी। उसके फेस पर एक वॉर्ड स्माइल आ जाती है, लेकिन मर्चेंट का बिहेवियर अचानक बदल जाता है। वो एक साइन देखकर गरुड़ा को मना कर देता है। वैन का फेस हुडी के नीचे से डार्क हो जाता है। वो चुपचाप 2 सिल्वर कॉइन्स दिखाता है। मर्चेंट की लालच उसके जजमेंट को मिटा देती है। वैन कामली पूछता है कि क्या ये कॉइन्स वैलिड हैं। तभी आसपास के लोग उसकी प्रेजेंस नोटिस करने लगते हैं। आसपास के लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे कि गरुड़ा कितनी आजादी से घूम रहा है। और दूसरों को वार्न कर रहे हैं कि दूर रहो, जैसे मैजिक ना होना कोई बीमारी हो। लेकिन वैन सच जानता था, जो चीज बीमारी ही नहीं है उससे इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। गरुड़ा एक ऐसी रेस थी जो बिना मैजिक के पैदा होती थी। पुराने राजाओं ने उनके खिलाफ जुल्म के एक लंबी हिस्ट्री बना दी थी। उन्हें सिस्टम के थ्रू मजबूर और जंग के लिए यूज किया जाता था। जब लोगों ने गुस्सा बढ़ा तो गरुड़ा को ही बलि का बकरा बना दिया गया। अपने साथ हुए अन्याय की यादें उसके खून में खौलने लगती है। वो सोचता है क्या उसके लोग कभी आज़ादी पाएंगे। तभी एक छोटी सी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो खेलते हुए गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेन कैरेक्टर का चेहरा नरम पड़ गया। वो झुककर चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। लड़की ने ऊपर देखा और उसकी स्कारलेट आइज नोटिस की। उसने हल्का सा सिर हिलाकर कंफर्म किया, लेकिन डरने की बजाय लड़की के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। मेन कैरेक्टर उसके रिएक्शन से बिल्कुल सरप्राइज हो गया। लड़की ने उसका शुक्रिया किया और अपने दोस्तों के पास भाग गई। उस मोमेंट पर उसे लगा कि ये देश बदल सकता है, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वो और हांस मिलकर इसे बदलेंगे। यही उनके शेयर ड्रीम की शुरुआत थी। आखिरकार वो घर पहुंच गया, मानता हुआ कि वो काफी लेट हो गया है। उसे याद आया कि 10 साल बीत चुके हैं। वो सोच रहा था कि क्या वो लोग उसे देखकर खुश होंगे। उसके दिमाग में वो 2 दिन वापस आया जब वो गया था। उसकी माँ मजाक में बोली थी कि अब शादी कर लेनी चाहिए। उसकी छोटी बहन लीना भी इस बात को सपोर्ट किया। माँ ने कहा कि अपनी जर्नी पर पूरा फोकस देना, लेकिन अगर मुश्किल हो तो हमेशा घर लौट सकता है। लीना ने प्रॉमिस किया कि उसका फेवरेट सूप उसका वेट करेगा। ये बात उसके लिए बहुत टेम्पटिंग थी। उन्होंने प्यार भरे हक्स के साथ गुड बाय बोला था, पर एक गिफ्ट दिया था, एक रेड पेंडेंट जो अब तक उसके पास था। वो इन यादों से हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब वो अपने गांव की तरफ आखिरी कदम बढ़ाता है, लेकिन जो उसने देखा वो सिर्फ खौफ था। उसका घर, उसका पूरा गांव आग में जल रहा था। उसका दिमाग इतनी बड़ी तबाही को समझ नहीं पा रहा। वो तुरंत आग की तरफ दौड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो चिल्लाता है देखने के लिए कि कोई जिंदा है या नहीं। उसे जमीन पर एक बॉडी दिखती है। वो तुरंत उसके पास दौड़ता है, लेकिन सब खत्म हो चुका होता है। फिर जो वो देखता है उसे उसकी आंखें फट जाती हैं। उनके लोगों की लाशें एक वार्निंग की तरह पड़ी होती हैं। उसे एक और लाश मिलती है जो घास में पड़ी होती है। उसका दिमाग इस सब को समझने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा होती है। उसकी माँ और लीना उन लाशों में नहीं थी। वो आग के बीच उन्हें पुकारता हुआ दौड़ता है। पहाड़ पर पहुंचकर वो नीचे देखता है और उसी पर उसकी दुनिया टूट जाती है। वो सिर्फ धीरे से अपनी माँ का नाम बोल पाता है। उसके हाथ कांपते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो जो देख रहा था उसे मान नहीं पा रहा। उसकी माँ को एक डरावने एग्जाम्पल के रूप में बदल दिया गया था। उसके दिमाग में एक खामोश चीख गूंजती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसका दिमाग इस सोच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तभी एक हल्की सी आवाज उसके दर्द को चीर देती है।
कोई अपने भाई को पुकार रहा होता है। उसने लीना को देखा जो लंबी घास में जख्मी थी लेकिन जिंदा। वो होश में रहने की कोशिश कर रही थी पर गिर गई थी। मेन कैरेक्टर तुरंत उसके पास दौड़ा, उसे संभालते हुए बोला कि हिम्मत रखो। लीना के पास इतनी ताकत नहीं थी। वो उसे भागने को बोले। उसने कहा अटैकर्स उसे ढूंढ रहे हैं। मेन कैरेक्टर ने सोचा क्या वो सेकंड प्रिंस के लोग हो सकते हैं, लेकिन उसे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। वो लीना को पकड़कर कहता है कि अपनी ताकत बचाओ। वो प्रॉमिस करता है कि उसे सेफ जगह ले जाएगा, लेकिन अब उसकी नजर नीचे पड़ती है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि लीना का बहुत खून बह चुका है। लीना की एक लास्ट विश थी। उसे याद आया कि कैसे वो माँ के साथ कुकिंग सीख रही थी। आंखों में आंसू लेकर वो कहती है कि काश वो उसका सूप चख पाता। मेन कैरेक्टर बस देखता रह जाता है। उसके दिल हजार टुकड़ों में टूट जाते हैं। एक आंसू लीना के गाल पर बह जाता है। वो आखिरी बार उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा प्यार और मोहब्बत होती है। वो कहती है कि इस सब के लिए वो जिम्मेदार नहीं है और अपनी आखिरी सांस के साथ उसका हाथ गिर जाता है। मेन कैरेक्टर उसकी लाइफलेस बॉडी को पकड़कर रात में उसका नाम लेता है। उसके दर्द का मोमेंट को एक तलवार के उसके पीछे से घुस के टूट जाता है। उसके इस मोमेंट को एक तेज तलवार तोड़ देता है। एक नाइट ने उसे तब स्टॉप किया जब वो अपनी बहन को पकड़े हुए था। बाकी नाइट्स चीयर करते हैं इस कावर्ड अटैक को सेलिब्रेट करते हुए। वो डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने अपराइजिंग लीडर को हरा दिया। लेकिन नाइट शॉक में आ जाता है जब देखता है कि वो अभी भी खड़ा है। उसकी आंखों में ठंडी और खामोश गुस्सा जल रहा होता है। नाइट एक लास्ट सवाल पूछता है। वो पूछता है क्या उसने जानबूझकर फैटल ब्लो लिया था। मेन कैरेक्टर की नजर सीधा रहती है। उसके थॉट्स कहीं और होते हैं। जीने के लिए कोई वजह नहीं है। नाइट को उस पर थोड़ा तरस आता है। एक फाइनल ब्लो के लिए अपनी तलवार उठाता है। लेकिन मेन कैरेक्टर का भी एक सवाल होता है। वो डिमांड करता है कि इस सब का ऑर्डर किसने दिया। नाइट हल्का सा मुस्कुराता है। वो बताता है कि ये रॉयल ऑर्डर था। एक स्केयर्ड डिसीजन लिया गया कि गरुड़ा अब जरूरी नहीं है। मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है। वो मान नहीं पाता है कि उसका दोस्त ऐसा कर सकता है। तभी एक पहचानी हुई आवाज सुनाई देती है। हिंस आग के बीच से शांति से चलता हुआ आता है। मेन कैरेक्टर का शक अब बिलीव में बदल जाता है। वो नाइट के पास से सीधा गुजर जाता है। वो उसे लेट होने के लिए डांटता भी है और मजाक भी करता है। हमारा एमसी बस एक ही सवाल पूछता है। वो पूछता है क्यों। हिंस बिना किसी रिग्रेट के उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो समझाता है कि उस जैसे इनविंसिबल किलर्स किंगडम के लिए थ्रेट हैं और इसलिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। ये सच उस पर जोर का झटका देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे बस यूज किया गया था। हिंस कहता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगा लेकिन गरुआ को मिटाकर। जब नाइट अपना फाइनल ब्लो के लिए तलवार चलाता है तो हमारा एमसी उस ब्लेड को अपने हाथ से रोक देता है। नाइट पूरे शॉक में चला जाता है। वो उसे मॉन्स्टर कहता है और अटैक करता है, लेकिन उसके सोल्जर्स उसे लाइटली लेते हैं। वो अपने पावर पर इतने कॉन्फिडेंट थे कि बाकी सब भी आगे बढ़ते हैं किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मेन कैरेक्टर एक तेजी से हिलते हुए तूफान में बदल जाता है। वो बदले का तूफान बन जाता है। वो गरुड़ा की सीक्रेट टेक्निक प्रिपेयर करता है, एक लास्ट डेस्परेट मूव जिसका नाम है एब्सोल्यूट ब्लॉसम। उसी वक्त हाइंस अपना पावरफुल स्पेल रेडी करता है, प्योर लाइट का हाईएस्ट एरो। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से टकराते हैं। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और सब रोशनी में भर जाता है। इसके बाद नाइट सब हार चुके होते हैं। सबके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ एमसी अभी भी खड़ा होता है। वो आगे कोल्ड और इमोशनल लेस नजर से देखता है, अपनी बहन की बॉडी को प्रोटेक्ट करता रहता है। हिंस कहता है कि वो मौत के सामने भी झुकेगा नहीं। वो उसे उसका प्रिंसिपल्स के लिए फूल कहता है। वो उसे गुड बाय भी कहता है और मानता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी कैलकुलेशन की गलती थी। उसके बाद हमारे एमसी का बॉडी फाइनली गिव अप कर देता है। वो अंधेरे में डूब जाता है। काफी देर बाद एक अजीब सा वुल्फ जैसा क्रिएचर उसे ढूंढ लेता है। उसकी आंखें भी स्कारलेट होती है। वो डिसाइड करता है कि उसे एक लास्ट चांस देने का। जब उसकी लाइफ बैलेंस पर होती है
वो क्रिएचर कहता है कि अगली बार बेटर करना होगा। एक मिस्टीरियस रेड एनर्जी उसके अंदर फ्लो करती है। वो धीरे धीरे होश में आता है। अपने पैरों को देखते हुए कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने हाथ उठाता है, सोचता है कि ये क्या हुआ और मैं जिंदा कैसे हूँ। ये रूम उसे काफी अजीब लगता है। फिर उसकी नजर एक स्टोन पिलर पर पड़ती है जो फेमिलियर लगता है। तभी एक पहचानी हुई आवाज आती है। कोई पूछता है क्या वो फाइनली उठ गया। वो लीना होती है, बिल्कुल ठीक और जिंदा। वो उसकी नींद का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि माँ ने हॉलिडे के लिए फीस्ट बनाया है और याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे भी है। माँ भी वहीं आ जाती है। वो कहती है कि अब वो 15 साल का हो गया है। वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है मिरर में और खुद को 10 साल पहले जैसा पाता है। उसके सामने एक पीसफुल दिन की याद होती है। एक ऐसी जिंदगी जो उसने सोचा था हमेशा के लिए खो दी। वो इस इम्पॉसिबल रियलिटी को जी रहा होता है। उसका परिवार यहाँ सेफ और खुश होता है। वो सोचता है कि क्या ये सब एक बुरा सपना था। वो गांव को देखता है, बिल्कुल ठीक और बिना किसी आग के निशान के। लेकिन जैसे ही वो हिलता है, उसे अपने अंदर एक अजीब पावर महसूस होती है। आसमान से एक फूल की पंखुड़ी धीरे से गिरती है। वो एकदम से रुक जाता है, अपने आसपास की शांति को महसूस करता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसे लगता है कि उसके फ्यूचर की पावर अभी भी उसके अंदर है। वो इम्पॉसिबल स्पीड से पंखुड़ी को पकड़ लेता है। वो उसे हैरानी से देखता है। लीना साइड में सब देख रही होती है। अब उसे बिल्कुल क्लियर समझ आ जाता है कि ये सपना नहीं है। जलता हुआ गांव उसके दिमाग में अभी भी फ्रेश है। लीना के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। उसके सबसे करीबी दोस्त की बिट्रेयल और उस तलवार का दर्द, सब कुछ सच था। एक ऐसा फ्यूचर जिसे वो समाव बच गया। लीना पूछती है कि सब ठीक है ना भाई। वैन जबरदस्ती एक स्माइल दी और लीना को बोला कि सब ठीक है। उसकी माँ ने आवाज लगाया, बताया कि खाना रेडी है। कुछ पल के लिए उसने इस अजीब गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और अपनी फैमिली के साथ खुशी से खाना एंजॉय किया। इसी वक्त कहीं और जंगल के अंदर घोड़े दौड़ रहे होते हैं। एक ग्रुप हॉर्समैन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके आगे एक डिटरमाइंड लड़की थी जिसके ग्रीन आईज थे। उसने नाइट्स के एक्शन पर सवाल उठाया। वो सिविलियंस को मारने को लेकर कंसर्न थी, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट ने कहा कि टारगेट सिर्फ गरुड़ा एरिया है। उसकी आंखों में एक ठंडी डिटर्मिनेशन दिख रही थी। नाइट हंस पड़ा और गरुड़ा लोगों को इंसान नहीं कैटल बोला। एक पल के लिए उसका चेहरे पर ठंडा गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस ऑर्डर दिया कि स्पीड बढ़ाओ। वापस पास्ट में मेन कैरेक्टर सूप का एक स्पून टेस्ट करता है। वो उस फेमिलियर टेस्ट में खो जाता है। उसकी माँ उसका मजाक उड़ाती है। वो पूछती है कि सिंपल डिश है, इतना इमोशन क्यों हो रहा है। लीना प्राउडली बोलती है कि इस बार उसने भी कुकिंग में हेल्प की है। वैन मजाक करता है कि सब्जियां थोड़ी अजीब बनी हैं। इस बात पर लीना उसे हल्का सा पंच मार देती है। माँ उन दोनों को प्यार भरी नजर से देखती है, लेकिन वैन के थॉट्स कहीं और होते हैं। वो अपने पास्ट में लौटने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या ये सच में सेकेंड चांस है। तभी माँ उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। वो पूछती है क्या वो अभी भी अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि 15 साल की एज में हर गरुड़ा अपना रास्ता चुनता है। उसके पास फैमिली बिजनेस भी नहीं होता। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। वो गांव में रहकर लो पेइंग काम कर सकता है या फिर बाहर जाकर लोगों की नफरत और हार्ड लेबर झेल सकता है। तीसरा ऑप्शन मशीनरी बनने का होता है। ये रिस्की है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। मैजिक ना होने के बावजूद गरुड़ा लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और मैजिक से डिटेक्ट ना होने की वजह से वो परफेक्ट स्काउट्स बनते हैं। लेकिन इस वजह से उन्हें फ्रंट लाइन पर सेक्रीफाइस भी किया जाता है। ज्यादातर का भी अंजाम यही होता है, लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं। उसे माँ की बात याद आती है। उसकी माँ ने उसे गले लगाया था और चुपके से अपना डर भी बताया था। वो कहती है कि उसके फादर की कमाई से घर चल रहा था, लेकिन अपने बेटे के खून उसके लिए अनबिरेबल है। एमसी समझता है कि डेथ रेट कितना हाई है। ये एक मजबूरी वाला डिसीजन था। अपनी पहली लाइफ में उसने ये रास्ता चुना था और वो टॉप रैंक पहुंच गया था। उसे याद आता है कि जब वो हिंद से मिला था, उसकी आंखों में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था।
और वो रॉयल लड़का जो उसका दोस्त बना। लेकिन तभी एक तेज आवाज सब तोड़ देती है। गांव की घंटी जोर जोर से बजने लगती है। ये क्लियर सिग्नल था डेंजर का। एमसी अपने घर की तरफ देखता है और उससे एक भयानक रियलाइजेशन होता है। उसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद आती है जो वो भूल गया था। वो तुरंत टेबल से उठ जाता है, अपनी फैमिली को वार्न करता है कि विलेज के सेंटर से दूर रहो। लेकिन वो लोग उसके पीछे आ जाते हैं। वो मुड़कर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। उसके दिमाग में एक सीन फ्लैश होता है। लोगों का एक ग्रुप रॉब्स पहने हुए फैनेटिक्स जो पाप और शुद्धिकरण की बातें कर रहे थे। उनका लीडर ब्लड प्योरिटी के नाम पर लोगों को भड़का रहा था। उसे याद आता है कि कैसे उनके शब्द गालियों में गूंज रहे थे, कैसे उन्होंने गरुड़ा को एक घिनौनी चीज बताया, एक अंधेरा जो किंगडम से मिटा देना चाहिए। वो जानता था कि वो कौन है। प्योरिफिकेशन सेक्ट एक एक्समिरिस्ट ग्रुप, ये किंगडम के मेन रिलीजियस का हिस्सा थे। उनकी सोच इतनी डेंजरस थी कि चर्च ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उनका बिलीफ था कि गरुड़ा लोग डीमंस हैं और उन्हें खत्म करना जरूरी है। और उसके 15th बर्थडे के दिन वो उसके घर आए थे। कैपिटल से निकल जाने के बाद वो सीधा ग्लैड एरिया आए। सिटी के पास कोई स्ट्रांग डिफेंस नहीं था, इसलिए वो इजिली कैप्चर हो गई। और फिर शुद्धिकरण के नाम पर तबाही मची। अपनी पहली लाइफ में वैन सिर्फ छुप सकता था। वो अपनी फैमिली के साथ एक डरा हुआ लड़का था। कुछ भी करने की पावर नहीं थी उसमें। लेकिन इस बार सब अलग होने वाला था। वो एक शिकारी की तरह मूव करता है, अपने टारगेट को ट्रैक करता हुआ। वो रूफ टॉप्स के नीचे आता है, बिल्कुल घोस्ट की तरह चुपचाप लैंड करता है। एक बच्चे की बॉडी। कल्ट लीडर अपना स्पीच कंटिन्यू करता रहता है। वो सिटी को क्लीन करने का प्रॉमिस करता है। वो एक कैप्टिव के पास मशाल ले जाता है, उससे कहता है कि ये प्यूरिफिकेशन फायर है। लेकिन तभी ऊपर से एक शैडो गिरती है। एमसी को फाइटिंग का पहला रूल याद आता है। मेज को अचानक अटैक करो और एक ही ब्लो में वाइटल पॉइंट पर हिट करो। लीडर को पता भी नहीं चलता और वो गिर जाता है। उसके फॉलोवर्स शॉक में जम जाते हैं। एक बच्चे ने उससे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज को हरा दिया। एक फैनेटिक गुस्से में अपनी ब्लेड को इग्नाइट करता है, लेकिन एमसी ऑलरेडी उसके पास होता है। वो उसी वेपन को उसके अगेंस्ट यूज करता है। वो जानता है कि मैजिक वेपन ही सिर्फ मेज को हर्ट कर सकता है। अगर उसके पास खुद का नहीं है तो वो दूसरे का यूज कर लो। एक और मेंबर लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन वो स्लो होता है। स्पेल के लिए वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। एमसी एक सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर लेता है। उसकी आंखें ठंडी होती हैं, उसका एम परफेक्ट होता है और एक और एनिमी गिर जाता है। वो ऊपर देखता है बाकी 3 लोगों को। लगता है सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक आवाज उसे रोक देती है। एक आर्केड पैसेज से कोई आता है। एक नया प्लेयर इंटर होता है। उसके हाथ में एक सिविलियन होस्टेज होता है। एमसी को अपनी गलती समझ आती है। वो कुछ लोगों को भूल गया था। वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। ये तो एक ट्रैप होता है। फैंटास्टिक उस औरत को कहता है कि उसकी मौत फिक्स है और उस लड़के को ब्लेम करता है। एमसी चिल्लाकर उन्हें रोकने को कहता है। वो घुटनों पर बैठ जाता है, अपने हाथ ऊपर कर देता है ताकि सरेंडर कर सके। कावर्ड फैंटास्टिक मुस्कुराता है। उसे लगता है कि वो जीत गया। वो औरत को धक्का देता है और एमसी की तरफ दौड़ता है फाइनल ब्लो देने के लिए। लेकिन अचानक ही कुछ बड़ा हो गया। खुद अटैकर ही जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उसने नीचे देखा और पाया कि लड़का बिल्कुल ठीक था। बाकी 2 फैंटास्टिक ने ये देखा और कसम खाई कि वो बदला लेंगे। आखिरी वाले को अचानक एक अजीब डर महसूस हुआ। उसने लड़के के अराउंड एक डरावनी ऑरा देखी। उसने अपने साथियों को जल्दी अटैक करने को कहा, लेकिन उसके पार्टनर अपनी मर्जी से आगे बढ़ गए। तभी एक नई आवाज पूरे स्क्वायर में फैल गई और एक ठंडी आइस स्पेल कास्ट हुई। बर्फ की लहर ने फैंटास्टिक को कवर कर लिया। वो तुरंत जम गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। पर जंगल से एक ग्रीन आइड वोमेन आई, नाइट्स के साथ। उसने ऑर्डर दिया कि आइस को ब्रेक ना करे। उसने अनाउंस किया कि फैंटास्टिक को किंगडम के ऑर्डर से अरेस्ट किया जा रहा है। फैनेटिक को शॉक लगा कि रॉयल गार्ड आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी हैरान रह गया। उसकी पास्ट लाइफ में हेल्प काफी लेट आई थी। फ्रोजन फैंटिक चिल्लाए और अपने लोगों को अटैक करने को बोला, लेकिन अब सब बेकार था।
सब लोग ऑलरेडी आइस में जम चुके थे। वोवेन ने कामली कहा कि फाइट खत्म हो चुकी है और अपने लोगों को प्रिजनर्स को ले जाने को ऑर्डर दिया। इस तरह थ्रेट खत्म हो गया। मेन कैरेक्टर बस देखता रह गया। उसे समझ आया कि उसके प्लान पूरी तरह चेंज हो गए। वोमेन ने उसकी तरफ देखा। वो सरप्राइज हुई कि वो एक बच्चा है। वो हैरान थे कि उसने अकेले 3 मैजिशियंस को हरा दिया। मेन कैरेक्टर ने नजर हटा ली। उसे इतनी अटेंशन की आदत नहीं थी। उसकी ग्रीन आईज जैसे उसके अंदर तक देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी ग्रेटिट्यूड वाली स्माइल आई। वो झुककर उसका शुक्रिया करती है। वो बताती है कि फायर मेज पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर डिफीटेड लीडर को देखता है और जलते हुए गांव की यादें फ्रेश हो जाती है। वो मानती है कि उसके सडन अटैक ने बहुत लोगों की जान बचाई। तब प्रोटैगनिस्ट को कनेक्शन समझ आता है। उसके एक्शन की वजह से किंगडम जल्दी रिएक्ट कर पाया। वो उसे रिवॉर्ड ऑफर करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है। उसे कुछ नहीं चाहिए होता। वो सिर्फ उनके टाइम पर आने के लिए थैंक्स बोलता है। वो लड़की उस लड़के से क्यूरियस हो जाती है। वो अपने हाथ पकड़कर उसे नाम पूछती है। वो अपना नाम हेलेन बताती है और एक शॉकिंग ऑफर देती है, मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने का इनविटेशन। वैन चुप हो जाता है। मैजिक एकेडमी उसके लिए सपने जैसा जगह थी, जहां जाने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हेलेन समझाती है कि ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो 3 स्टेट से मिलकर बनाया है। यहाँ टैलेंट का ओरिजिन से ऊपर रखा जाता है। एमसी इस नाम को अच्छी तरह जानता था। उसकी पास्ट लाइफ में भी ये फेमस था। दुनिया के बड़े हीरोज यहीं से निकले थे और सबसे पावरफुल मैजिशियंस भी। उसके दिमाग में एक ऑब्वियस सवाल आता है। वो पूछना चाहता था कि उसे क्यों चूज किया गया। हेलेन की नज़र शार्प होती है। वो कहती है कि चलो किसी क्वाइट जगह पर बात करते हैं। वो बिना वेट किए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे साथ ले जाती है। वैन उसकी डिटर्मिनेशन से थोड़ा शॉक होता है। वो कहती है कि वो पहली बार यहाँ आई है और उसे रास्ता दिखाने को बोलती है। एमसी हल्की सी स्माइल देता है। वो उसे एक क्वाइट और सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ घास और झाड़ियाँ उग जाती हैं, जहाँ घास और झाड़ियाँ उग चुकी होती हैं। वो एक छोटी सी स्ट्रीम के पास रुकते हैं। वो कंफर्म करता है कि यहाँ पर शांति है, लेकिन हेलिना का टोन थोड़ा ठंडा हो जाता है। वो कहती है कि ये जगह मौत के लिए परफेक्ट है। अचानक एक बड़ा मैजिक सर्कल उसके अराउंड एक्टिवेट होता है। एमसी की आंखें फेल हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये एक टेस्ट है। हेलिना एक पावरफुल आइस एरो उस पर फायर करती है, लेकिन एक ब्लर मोमेंट में वो उसके पीछे आ जाता है। हेलिना शॉक हो जाती है। उसे टेलीपोर्टेशन का कोई साइन फील नहीं होता। वो समझ जाती है कि ये प्योर फिजिकल स्किल है। एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी स्कारलेट आइज टेंशन से चमक रही होती है। हेलिना कामली कहती है कि उसमें किलिंग इंटेंट नहीं है, इसलिए वो फाइट को रुकने की ज़रूरत नहीं समझती। वो नोटिस करती है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर की तरह सोचता है। एमसी कंक्लूड करता है कि ये सब एक टेस्ट है। हेलिना इस बात को कंफर्म करती है। वो कहती है कि वो खुद देखना चाहती थी। अब उसे यकीन हो चुका है कि वो बिना मैजिक के मैजिशियन से लड़ सकता है। वैन नहीं समझता इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हेलिना कहती है कि वो अपने लोगों का फ्यूचर बदल सकता है। ये सुनकर वैन शॉक हो जाता है। वो एक ऐसा फ्यूचर की बात करती है जो इम्पॉसिबल है। अगर वो एकेडमी ज्वाइन करे, उसे समझ आता है कि बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये नाइटहुड का रास्ता है। हेलिना उसके नॉलेज देखकर सरप्राइज होती है। वो कंफर्म करती है कि वो इस टाइटल के लायक है। नाइट्स ऑनर सिस्टम बेस्ट स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करता है। ये उन्हें एक नया नोबल हाउस बनाने का राइट देता है। हेलिना बताती है कि टेरिटरी उनके ओरिजिन से जुड़ी होती है। इसका मतलब वो अपने ही सिटी का लॉर्ड बन सकता है। ये बात उस पर गहरा असर डालती है। वो इस ऑफर के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि उसने कभी इस रास्ते को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया था और वो अभी भी यंग है ट्राई करने के लिए। लेकिन डिसीजन लेने से पहले उसके 3 सवाल हैं। हेलेना खुश होती है और कहती है पूछो। पहला सवाल, एंट्रेंस के लिए नोबल रिकमेंडेशन चाहिए होता है। हेलेना कहती है कि ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। वैन उसकी खुशी देखकर सरप्राइज होता है। फिर वो दूसरा सवाल पूछने का वेट करती है। वो सिचुएशन की अजीब बात पर सोचता है। एक मैजिकलेस लड़का मैजिक एकेडमी में नाइटहुड के लिए अप्लाई करे। हेलिना मान लेती है कि ये अनयूजुअल है, लेकिन वो बताती है कि जिन्हें यह टाइटल मिला है
उनमें एक कॉमन बात थी। उन सब ने ट्रेडिशन के बाहर जाकर मैजिक का एक नया प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। किसी ने मैजिकल मेडिसिन बनाई तो किसी ने मैजिकल सर्कल्स को स्टडी किया। हेलिना ने समझाया कि मैजिक के प्रिंसिपल्स सिर्फ स्पेल यूज करना नहीं होता, बिना मैजिक के मैजिशियंस को हरा देना भी एक वर्दी रास्ता है नाइटवुड का। मेन कैरेक्टर को बस अपनी यूनिकनेस दुनिया को दिखानी थी। वो इतने कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर हेलिना ने उसका लास्ट क्वेश्चन सुना। उसकी नज़र इंटेंस थी, जैसे वो आंसर का वेट कर रही हो। लेकिन वैन इतना सिंपल नहीं था। उसने पूछा कि इसमें उसका क्या फायदा होगा। हेलिना ने थोड़ा सरप्राइज एक्ट किया, जैसे वो उसके डाउट पर हैरान हो। लेकिन वैन ने क्लियर कर दिया कि वो उसके बेनिफिट समझना चाहता है। हेलिना थोड़ी देर रुकती है। वो मानती है कि फायदा है, लेकिन बताने से मना कर देती है। इससे वैन का डाउट और बढ़ जाता है। दोनों के बीच एक टेंस साइलेंस हो जाता है। तभी उनकी बात एक पहचानी हुई आवाज तोड़ देती है। लीना उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर टेंशन होती है। उसने सुना था कि मेन कैरेक्टर वैन कुछ बुरे लोगों से लड़ रहा था। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो रिग्रेट करता है कि उसने उसे टेंशन दिया और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन लीना एक सेकंड के लिए भी उसकी बात नहीं मानती। वो उसे जोर से हग कर लेती है और उसकी रेकलेस आदत पर डांट लगाती है। वो याद दिलाती है कि वो और माँ कितने डर गए थे। वैन बस उससे वापस हक करता है। उसके वर्ड्स का वेट महसूस करता है। हलीना दूर से यह सब देख रही होती है। आखिर में वो कहती है कि ट्रस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो नाइट बन गया तो वो लीगली अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो अपने नाम पर कसम खाती है, हेलिना स्टीनार्ट्स। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, वैन को अपने डिसीजन के बारे में सोचने के लिए छोड़कर। वो अपनी बहन को और टाइट हक करता है और अंदर ही अंदर अपनी डिसीजन ले लेता है। उसे माँ का फेस याद आता है कि जब उसे फाइट का पता चला था, माँ ने उसे प्रेज किया था। वो बोली थी कि वो बिल्कुल अपने फादर जैसा है, और ये बात वो एक जेंटल स्माइल के साथ बोली थी। बाद में वैन ने अपनी फैमिली को एकेडमी का ऑफर बताया। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए। उसने रिकमेंडेशन और नाइटहुड का रास्ता भी बताया, लेकिन फैमिली को टेंशन थी कि वो मैजिशियंस के बीच चला जाएगा। उसने समझाया कि इसी वजह से उसे ये रास्ता लेना होगा। लीना कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वो उसकी बात समझ नहीं पाती। वैन डिटरमाइंड था। वो प्रूव करना चाहता था कि गरुड़ा किसी से कम नहीं है। वो कई दिन से इस बारे में सोच रहा था और कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। उसका पुराना असैसिन वाला रास्ता बंद हो चुका था और अब रॉयल सिस्टम पर भी ट्रस्ट नहीं था। वो जानता है कि अकेला किंगडम के खिलाफ नहीं लड़ सकता। हेलिना का ऑफर ही उसका लास्ट चांस था, और क्योंकि वो एक बार मर चुका था, अब उसे डेंजर से डर नहीं लगता था। वो अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को रेडी था। माँ और लीना बस चुपचाप सुनते हैं। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर माँ की आंखें फैल गई। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वो अब सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो एक पर्पस वाला आदमी बन चुका था। माँ ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि उसे रोकना मुश्किल है। वैन ने नजर झुकाकर पूछा, क्या वो उसे माफ कर सकती है? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा कि वो उसे रोक भी दे तो वो नहीं रुकेगा। वो मानती है कि जिद उनके खून में है। फिर वैन ने ऊपर देखा और सिंपल सा थैंक यू बोला, लेकिन माँ ने एक इम्पोर्टेंट बात याद दिलाई, फीस का क्या होगा? उसने कहा कि इतनी बड़ी पढ़ाई फ्री नहीं होती। तब वैन को याद आता है कि वो पैसे के बारे में भूल गया था। माँ थोड़ी परेशान होकर सोचती है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाले। लीना तुरंत काम करने की बात करती है, लेकिन वैन मना कर देता है क्योंकि उनके छोटे शहर में अच्छी जॉब नहीं मिलती। फिर अचानक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हलीना वापस आती है रिवॉर्ड लेकर, जो उसने पहले मेंशन नहीं किया था। वो फैमिली के पास खड़ी होती है और कहती है कि एक और बात बतानी है। माँ उसे आने वाली मुश्किलों के बारे में वार्न करती है, लेकिन कहती है कि वो हमेशा उसका गर्व रहेगा। वैन प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। लीना कहती है कि उसका फेवरेट सूप उसका वेट करेगा। जब वो वापस आएगा तो उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वो उस मोमेंट का वेट करेगा। फिर वो गुड बाय कहकर निकल जाता है। फैमिली उसे जाते हुए देखते रहती है। वो मुड़कर हाथ हिलाता है और प्रॉमिस करता है कि इस बार वो अपना वादा निभाएगा।
इस तरह वो एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ता है जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। जल्दी ही वो लेजेंडरी मैजिकल एकेडमी पहुंच जाता है जिसे वो सिर्फ कहानियों में जानता था। अंदर स्टूडेंट्स भरे होते हैं, सब नॉलेज लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं। एक नोबेल लड़का रिकमेंडेशन लेटर देखा कर अंदर चला जाता है। दूसरा स्टूडेंट भी नोबेलिटी के सपोर्ट से पास हो जाता है। जब वैन की बारी आती है उसे गार्ड रोक लेता है। बाकी स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं। वो उसकी गरुड़ा आइज देखकर घिन करते हैं। वैन थक कर सांस लेता है। ये सब उसके लिए नया नहीं था। वो कामली कहता है कि वो एग्जाम देने आया है। गार्ड हंस पड़ते हैं। वो डाउट करते हैं क्या उसे पता भी है वो क्या कह रहा है। वैन कहता है कि उसे सब पता है और एकेडमी के रूल्स का जिक्र करता है। गार्ड्स गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे बदतमीजी का इल्जाम लगाते हैं। तलवार उसके गले पर रख दी जाती है, लेकिन वैन बिल्कुल शांत रहता है। वो जानता है कि वो फाइट खत्म कर सकता है, लेकिन इससे उसका चांस चला जाएगा। तभी दो और गार्ड्स वहां आ जाते हैं। वैन होप करता है कि वो समझ जाएंगे, लेकिन एक बूढ़ा गार्ड बस कंप्लेन करता है कि नई जनरेशन खराब हो रही है। उसने समझाया कि एकेडमी स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, लेकिन एंट्री के लिए एक नोबेल का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। जब मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसके पास रिकमेंडेशन है, तो गार्ड शॉक में जम गया। उसने एक लेटर निकाला जिसमें ऑफिशियल सील लगी थी। सील देखते ही गार्ड की आंखें फट गई, लेकिन उसका शौक तुरंत गुस्से में बदल गया। उसने प्रोटैगनिस्ट पर फॉर्जरी का इल्जाम लगाया। वो आगे बढ़ा और लेटर छीनने की कोशिश की। उसे क्राइम बोलते हुए चिल्लाने लगा। वैन के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। एक स्मूथ मूव में उसने गार्ड को गिरा दिया। वो सीधा जमीन पर गिर गया। बाकी गार्ड्स और स्टूडेंट्स शॉक में देखते रह गए। उसका पार्टनर पूछता है क्या हुआ। गिरा हुआ गार्ड कहता है कि लड़के ने कुछ किया है। तभी एक नई आवाज सबको रोक देती है। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। वो एग्जामिनर को पहचान लेता है। वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है और ब्लेम वैन पर डालने की कोशिश करता है। पर्पल हेयर वाला एग्जामिनर बस उसका नाम पूछता है। मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है और हलीना स्टेरनार्ड्स के रिकमेंडेशन दिखाता है। नाम सुनते ही सब पर असर पड़ता है। स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। एग्जामिनर खुद लेटर चेक करता है। वो सील और फैमिली क्रिस्ट कंफर्म करता है। वो गार्ड के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और वैन को अंदर इनवाइट करता है। क्राउड धीरे धीरे बात करने लगता है। कोई बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि गार्ड्स भी सोचने लगते हैं कि ये लड़का कौन है। वैन एटीट्यूड का चेंज नोटिस करता है। उसे समझ आ जाता है कि हेलिना का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। वो गेट के अंदर चला जाता है और ह्यूज एकेडमी को देखता है। ये जगह एलिट्स के भरी हुई थी, लेकिन उसकी नज़र स्ट्रांग रहती है। उसका डिटर्मिनेशन बिल्कुल नहीं हिलता। उसे अपनी पास्ट लाइफ का एक स्वॉर्ड्समैन याद आता है, डिस्ट्रिच। फिर उसकी नज़र एक और चेहरे पर टिक जाती है, ग्रेट फ्लेम मेज शाह और डिवाइन पावर वाली हॉली मेडन लुनारिस। वो समझ जाता है कि ये सब इस एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। उसकी बॉडी पास्ट उसके दिमाग में फ्लैश होती है। ये सब किंगडम के हीरोज थे, लेकिन थ्रोन वॉर में ये सब पॉन्स बन गए थे और एंड में सब गिर गए। उसे याद आता है कि उन्हें ख़त्म उसने ही किया था, लेकिन इस लाइफ में वो उसे ओपनली compete करेगा। अगर वो जीत गया तो वो दुनिया बदल सकता है। तभी एक एरोगेंट आवाज़ उसके थॉट्स तोड़ देती है। एक यंग नोबलमैन पूछता है कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। वैन कामली कहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ खड़ा हो सकता है। नोबलमैन गुस्से से भर जाता है। वो अपनी नोबल स्टेटस का घमंड दिखाता है और रिस्पेक्ट डिमांड करता है। वैन एक पल के लिए सोचता है, झुक जाए और अननेसेसरी ट्रबल अवॉइड करे, लेकिन उसे माँ की बात याद आती है, डिग्निटी के साथ जीना जरूरी है। उसे हिम्स की बात भी याद आती है, इक्वलिटी झुकने से नहीं मिलती और डिग्निटी के साथ खड़े रहना चाहिए। नोबलमैन की चिचियाहट उसे परेशान करती है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, अटेंशन डिमांड करता है। वैन की नज़र ठंडी हो जाती है। वो नोट करता है कि पहले अटैक किसने किया। नोबलमैन उसकी कामनेस से शॉक हो जाता है। वैन हल्का सा स्माइल करता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है
और एक स्मूथ मूव में उसे जमीन पर गिरा देता है। उसे डायरेक्टर की सिखाई हुई टेक्निक याद आती है, इनेमी की स्ट्रेंथ उसी खिलाफ यूज करो। बाकी स्टूडेंट्स फिर से शॉक हो जाते हैं। वैन उस नोबल मैन को हाथ भी देता है, जैसे हेल्प कर रहा हो, लेकिन थोड़ा मॉक करते हुए। नोबल मैन गुस्से में उठ खड़ा होता है। वो फिर अटैक करने लगता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैजिक इंटरवेंशन उसे रोक देता है। सब स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। सिचुएशन अचानक चेंज हो जाती है। वैन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। एक नया लड़का आगे आता है, ब्लॉन्डे हेयर वाला यंग मैन। वो यूनिटी की बात करता है। वो नोबल मैन को उठने का सिग्नल देता है और कहता है कि ये सब दिखाने लायक नहीं है। वो कहता है कि उसे नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ट्रीट करो। फिर वो वैन की तरफ स्माइल करता है। उस मोमेंट वैन शॉक हो जाता है। उसके सामने प्रिंस हिंट्स खड़ा होता है। क्राउड फुसफुसाने लगता है। सभी लोग नाइन्थ प्रिंस को रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। उसकी फेयरनेस की तारीफ होती है और सबके साथ इक्वल एग्जाम देने की भी। अगर अगले से बात करने की टॉलरेंस की भी, तो मेन कैरेक्टर का एक पुरानी बात याद आती है। हिंट्स ने कभी एकेडमी में पढ़ने की बात की थी। अब ये बात और भी डेंजरस लगती है। प्रिंस उसके पास आता है। वो उसकी टेंशन को नोटिस करता है और कहता है कि वो भी सेम फील करता है। एग्जाम की रेपुटेशन की वजह से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मिलकर चैलेंज फेस करें। वैन उस हाथ को देखता है और स्माइल देता है। वो इतनी वार्म होती है कि कोई भी ट्रस्ट कर ले, लेकिन वो सच जानता है। उस मास्क के पीछे एक ठंडा मॉन्स्टर है। वो समझ जाता है कि यही उसे खत्म कर सकता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे अपने प्लान्स खराब नहीं करने। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और याद करता है कि वो यहाँ क्यों आया है। प्रिंस उसकी हेजिटेशन को नोटिस करता है और उस पर कमेंट करता है। वैन बस मुंह मोड़ लेता है और क्लियर कर देता है कि वो दोस्त नहीं बनाना चाहता। प्रिंस का हाथ हवा में रह जाता है। उसका ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। वो धीरे से अपने हाथ को नीचे करता है और उसके चेहरे पर हल्का सा सरप्राइज आता है। बाकी स्टूडेंट्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वो वैन को बदतमीज और बीस्ट बोल रहे थे। बेइज्जती झेल चुका नोबल मैन चुपचाप गुस्से से जल रहा था, लेकिन वो ड्रामा जल्दी ही एक अनाउंसमेंट से रुक गया। एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि सबको शैडो फॉरेस्ट ले जाया जाएगा। नाम सुनते ही स्टूडेंट्स नर्वस हो गए, लेकिन वैन का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहा। उसे एक बड़ा और मैजिक से भरा जंगल में ले जाया गया। ये पहला टेस्ट का वेन्यू था। एक और स्ट्रिक्ट एग्जामिनर ने उसका वेलकम किया। उसने कंफर्म किया कि एग्जाम यहीं होगा और याद दिलाया कि एकेडमी सिर्फ बेस्ट लोगों को एक्सेप्ट करती है। ये टेस्ट उन्हें फिल्टर करने के लिए है जो रेडी नहीं है। वैन ध्यान से सब सुन रहा था, हर बात को याद कर रहा था। उनका टास्क था एक रेयर फ्लावर ढूंढना जिसका नाम था टीयर्स ऑफ हेवन। लेकिन एग्जामिनर ने वार्निंग दी, फॉरेस्ट के एनिमल्स भी मैजिक से भरे हुए हैं और बहुत डेंजरस हैं। मेन कैरेक्टर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतनी जल्दी कॉम्बैट टेस्ट दिया जा रहा है। एग्जामिनर्स ने रूल समझाए, टीम वर्क अलाउड है लेकिन सेबोटॉज मना है। ट्विस्ट था कि ग्रुप का हर मेंबर के लिए फ्लावर कलेक्ट करने होंगे ताकि सब पास हो सके। एग्जामिनर मुस्कुराए और बोला, बड़े ग्रुप्स को ज्यादा दिक्कत होगी और उनके पास सिर्फ सनसेट तक का टाइम है। एक और एग्जामिनर आगे आया। उसने सिक्योरिटी टोकन दिया। उसने बताया कि इसे तोड़ने पर रेस्क्यू मिल जाएगा, लेकिन यूज करते ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। रूल्स समझाने के बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स तुरंत ग्रुप्स बनाने लगे। नोबल्स और मेजेस जल्दी से टीम बना लेते हैं। मेन कैरेक्टर अकेला रह जाता है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला रहना उसके लिए इजी होता है। वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उस पर नजर रखी जा रही होती है। उसे सिक्योरिटी टोकन मिलता है और वो अकेला ही अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता है। पीछे से नोबल मैन उसे देख रहा होता है। पहला टेस्ट जल्दी आ जाता है। वैन कामली थ्रेट को असिस्ट करता है। एक मीडियम साइज डीमन बीस्ट उसके सामने होता है। ये क्रिएचर्स मैजिक से भरा एनिमल होता है और बहुत डेंजरस होता है। बीस्ट जोर से रॉर करके अटैक करता है। वैन को याद आता है कि उसने ज्यादातर ह्यूमन से फाइट की है। वो अपने स्टांस स्ट्रॉन्ग करता है।
अटैक को डायरेक्टली फेस करता है और एक पावरफुल ब्लो उसके चेस्ट पर देता है। ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे क्रशिंग ब्लो कहते हैं, जो डिफेंस बाईपास करके इंटरनल डैमेज करती है। उसकी स्कारलेट आइज फोकस से चमक रही होती हैं। वो बीस्ट की वीकनेस को एनालाइज करता है। वो जानता था कि ये मूव स्किल्ड एनिमीज पर मुश्किल होता है, लेकिन बीस्ट के लिए परफेक्ट है। बीस्ट एक ही हिट में गिर जाता है। वो डिफेंड हो जाता है। वैन को अपनी मशीनरी लाइफ याद आती है, जहां उसने ऐसे क्रिएचर देखे थे। वो जानता है कैसे उन्हें मारता है और ये उनके लिए बुरी खबर है, लेकिन उसे फील होता है कि वो अकेला नहीं है। वो अपने सिर के पीछे हाथ रखकर एक्ट करता है जैसे वो कंफ्यूज हो। नोबल मैन और उसका फ्रेंड सब देखकर शॉक होते हैं। नोबल मैन मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि उसने पॉइजन यूज किया होगा। उसका फ्रेंड नर्वस होता है। वो याद दिलाता है कि इंटरफेयर करना मना है, लेकिन नोबल मैन कहता है कि रूल्स बस दिखावा है। वो बोलता है कि एग्जामिनर्स कभी भी अगले को पास नहीं होने देंगे, स्पेशली उस लड़के को जिसने प्रिंस को डिसरिस्पेक्ट किया। वो प्लान बनाता है उसे खत्म करने का। तभी एक डार्क अंडरग्राउंड कोरिएंडर में सीन शिफ्ट होता है। एक गार्ड एक रोब्ड फिगर को ले जा रहा होता है। वो फिगर कहता है कि वो एक स्पेसिफिक लड़के को खत्म करेगा। वो उसे बीस्ट बोलता है, जो एकेडमी में घुसने की हिम्मत करता है। वो कहता है कि रिकमेंडेशन को मना नहीं कर सकते, लेकिन एक्सीडेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर और लोग भी हर्ट हो जाए। वो नोट करता है कि लड़का अकेला घूम रहा है और कोई उसके पास नहीं आएगा, लेकिन पीछे खड़े लोग इस बात से एग्री नहीं करते। एकेडमी के अंदर एक हैवी लॉक खोला जाता है। एग्जामिनर एक क्रश्ड बीस्ट को रिलीज करता है। उसी वक्त पर्पल हेयर वाला एग्जामिनर कुछ फील करता है। उसे हवा में कुछ अजीब लगता है। वो कहता है कि उसे इस एग्जाम से बुरी फीलिंग आ रही है। दूसरा एग्जामिनर पूछता है क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है सब ठीक है, लेकिन उसकी स्माइल फेक होती है। दूसरा एग्जामिनर और सस्पिशियस हो जाता है। वापस फॉरेस्ट में वैन सर्च कर रहा है। वो चुपचाप बुशेस के बीच मूव करता है। अचानक वो रुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके सामने ग्लोइंग फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्क्राइब किए गया था। वो कंफर्म करता है कि ये टीयर्स ऑफ हेवन है। वो जानता है कि इन्हें लेने से वो पास हो जाएगा, लेकिन तभी उसे दो स्टूडेंट्स का एहसास होता है। नोबलमैन मुस्कुराता है। वो सरप्राइज होता है कि उसे डिटेक्ट कर लिया गया और रूड कमेंट करता है। वैन कामली स्माइल करता है। वो कहता है कि सब एक्सपीरियंस की वजह से है और कावर्ड्स हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं। वो कैजुअली एडमिट करता है कि वो खुद भी पास्ट में एक मर्डरर था। नोबलमैन ने डिक्लेयर किया कि वो प्रूव करेंगे कि मेन कैरेक्टर एकेडमी के लायक नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत उनकी बकवास को रोक दिया। उसने सीधा बोल दिया कि ये सब रिवेंज है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसका घमंड तोड़ देगा। नोबलमैन इतना कॉन्फिडेंस देखकर हिचकिचा गया। वैन ने कामली दोनों अपोनेंट्स को असेस किया, एक स्वॉर्ड्समैन और एक मेज। उसने दिमाग में फाइटिंग स्टाइल्स रिव्यू किया।